नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। पश्चिम बंगाल में चुनाव और हिंसा एक दूसरे के पर्याय लगने लगे हैं। हर बार की तरह इस बार भी पंचायत चुनाव में जमकर हिंसा हुई है। कहीं आगजनी तो कहीं पर किसी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। किसी बूथ पर तोड़फोड़ हुई तो कहीं कोई मतदान पेटी लेकर ही भाग खड़ा हुआ है। और इस बार केंद्रीय बलों की तैनाती भी बंगाल में हिंसा रोकने में बेअसर दिखी। तमाम फोर्स उपद्रवियों को रोकने में नाकाम रहे। तस्वीरों में देखिए किस तरह पूरे बंगाल में मतदान के दौरान माहौल गर्म रहा। वहीं आपको बताते चले कि भंगर में टीएमसी के साथ झड़प में दो कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। कूच बिहार और में भी यहां पर उपद्रव देखने को मिला है। कूच बिहार में बैलेट बॉक्स को उपद्रव लेकर भाग गए हैं। वहीं कई जगहों पर बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं भी सामने आई हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद और कूच बिहार जिले से बूथ कैप्चरिंग के मामले सामने आए हैं, जहां एक वायरल वीडियो भी आ रहा है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे वहां पर बूथ को लूट लिया गया है। एक जगह से तो बड़ी अचंभित कर देने वाली खबर सामने निकल कर आई है, जहां से एक शख्स को बैलेट बॉक्स को लेकर भागते हुए देखा गया है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर में बूथ पर तोड़फोड़ हुई है, दूसरी तस्वीर में बूथ में तोड़फोड़ और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं पानी में बैलेट बॉक्स फेंक दिया गया है। तीसरी तस्वीर आगजनी की है, सुरक्षा बलों से झड़प हुई है और मतदान पेटी की लूटपाट हुई है। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बूथ पर तोड़फोड़, पानी में बैलेट बॉक्स फेंक दिया गया है, आगजनी की गई है, सुरक्षा बलों से झड़प भी हुई है, मतदान पेटी की लूट हुई है। तो कहीं पोलिंग बूथ से बैलेट पेपर जलाए गए हैं तो कहीं बूथ कैप्चरिंग, यानी कि तमाम कोशिशों के बीच हिंसा नहीं थमी। पूरा सिस्टम लचर दिखा है। यहां तक कि केंद्रीय बलों की तैनाती का भी कोई असर नहीं दिखा है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल की 73,887 ग्राम पंचायत सीटों में से 64,874 पर आज चुनाव हो रहा है। सुबह 7 बजे जैसे ही मतदान शुरू हुआ, चारों तरफ चीख पुकार मची। कहीं बम की आवाज से लोकतंत्र दहल रखा था, तो कहीं संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों का होलिका दहन का नजारा सरेआम सड़कों पर दिखाई दे रहा था। दोपहर तक मतदान केंद्रों पर आपसी झड़प और गोलीबारी ने लोकतंत्र को रक्त रंजित कर दिया। सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती के बाद भी अलग अलग इलाकों से हिंसा की खबरें आ रही हैं। कूच बिहार के सिताई में 12 वीटा प्राइमरी स्कूल में बने पोलिंग बूथ में तोड़फोड़ की गई और बैलेट पेपर में आग लगा दी गई। कई जगहों पर बैलेट बॉक्स ही उठा लिया गया, तो कुछ जगहों पर सरेआम बूथ लुटेरे बैलेट बॉक्स को बुलेट की रफ्तार से लेकर भागते हुए दिखे। पिछले 24 घंटे में चुनावी हिंसा में 5 जिलों में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 5 टीएमसी कार्यकर्ता, एक कांग्रेस कार्यकर्ता, एक सीपीआई कार्यकर्ता, एक बीजेपी उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट और एक निर्दलीय उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट शामिल है। ममता के खेला में 9 जून से अब तक हिंसक घटनाओं में 27 लोगों की जानें जा चुकी हैं। हुगली के तारकेश्वर में एक निर्दलीय उम्मीदवार की बेटी को गोली मार दी गई है। वहीं 24 परगना के भांगड़ ब्लॉक के जमीर गाछी में टीएमसी कार्यकर्ता ने बम फेंके। यहां टीएमसी के ही वोट डलवाए जा रहे थे। एकदम से भीड़ बढ़ी तो टीएमसी वर्कर्स ने बम फेंकने शुरू कर दिए। कुछ स्थानों पर लोकतंत्र के लुटेरों ने ही पुलिसकर्मियों को पकड़कर पीट दिया, तो वहीं विरोधियों को भगाते गए एक अन्य बूथ कैप्चरिंग एजेंट ने सरेआम हथियार तान दी। अब भी लगातार हिंसा जारी है। खौफ, मातम, हिंसा, आगजनी और लूटपाट के बीच लोग डरे सहमे किसी तरीके से बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार के उपयोग के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को तेलंगाना के वारंगल में 6000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा है कि तेलंगाना के लोगों की ताकत ने हमेशा भारत की ताकत बढ़ाई है। आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया तो इसमें तेलंगाना के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान केसीआर सरकार पर हमला बोला और इसे सबसे भ्रष्ट सरकार बताया है। साथ ही कहा है कि तेलंगाना में जो सरकार है उसने क्या किया। यहाँ की राज्य सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। पहला, सुबह शाम मोदी और केंद्र सरकार को गाली देने का काम किया है। दूसरा, सिर्फ एक ही परिवार को सत्ता का केंद्र बनाने और खुद को तेलंगाना का मालिक साबित करने का काम किया है। तीसरा, उन्होंने तेलंगाना के विकास को चौपट कर दिया है। चौथा, उन्होंने तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डुबो दिया है। की ग्राम पंचायतें ज्यादातर काम सेंट्रल फंड से ही करा रही है। केसीआर सरकार यहां ग्राम पंचायतों के सामने लगातार मुश्किल खड़ी कर रही है। इसलिए तेलंगाना की हजारों पंचायतें भी अब यहां की परिवारवादी सरकार को पटखनी देने का इरादा कर चुकी है। साथियों, बीजेपी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांवों में ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रही है। पैडी प्रोक्योरमेंट के माध्यम से यहां के धान किसानों को पिछले 9 साल में 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। मनरेगा के तहत तेलंगाना के गांवों में करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए का काम कराया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए भी तेलंगाना के करीब 40 लाख किसानों के बैंक खाते में 9,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। पीएम आवास योजना के तहत जो करोड़ों घर बनाए गए हैं उनसे भी हजारों करोड़ रुपए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पहुंचे हैं। साथियों, बीजेपी ने निरंतर प्रयास किया है कि किसानों को सशक्त करें, उनके खर्च कम करें, उनकी आय बढ़ाएं। हमने लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दिल्ली में भक्तों का अपार प्यार मिल रहा है। आलम यह है कि दिल्ली पुलिस भी खुद को उनकी भक्ति से अपने आप को रोक नहीं पाई है। शुक्रवार को आईपी एक्सटेंशन में चल रही हनुमंत कथा के समापन के बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारी धीरेन्द्र शास्त्री की मेजबानी करते नजर आए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को डीसीपी ईस्ट के ऑफिस में आने का निमंत्रण दिया गया था और इस बुलावे को धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वीकार किया और रात में वहां पहुंचे। बाबा के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में बैठने का इंतजाम किया गया था। यहां पर ज्वाइंट कमिश्नर रैंक के अधिकारियों के अलावा डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, इंस्पेक्टर के अलावा कांस्टेबल तक के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। दबी जुबान से कहा जा रहा है कि डीसीपी ईस्ट के ऑफिस में आए धीरेन्द्र शास्त्री से पुलिसकर्मियों ने अपने भविष्य से जुड़ी बातें भी पूछी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। फिल्म आदिपुरुष के आपको बताते चले कि लेखक मनोज मुंतशिर ने आखिरकार लोगों से माफी मांग ली है। जी हां, ओम राउत द्वारा निर्देशित फिल्म आदिपुरुष जब से रिलीज हुई है ये अपने कंटेंट, डायलॉग और वीएफएक्स, ड्रेस जैसी कई चीजों को लेकर लोगों के निशाने पर बनी हुई है। फिल्म के डायलॉग्स ऐसे हैं जिसने लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। वहीं फिल्म पर
कई केस हुए हैं, लेकिन तब भी फिल्म के लेखक मनोज मुंतशिर ने अपनी गलती नहीं मानी थी। उसके अनुसार उन्होंने आम बोलचाल और देश के युवाओं की भाषा में ये डायलॉग लिखे थे। उन्होंने खुद को ही विक्टिम बताकर विरोध करने वालों को कटघरे में खड़ा कर दिया था, लेकिन अब आखिरकार उन्होंने गलती का एहसास हुआ है और उन्होंने ट्वीट करके सभी लोगों से माफ़ी मांगी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उनकी फिल्म के जरिए जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिसके लिए वे बिना शर्त माफ़ी मांगते हैं। फिल्म के विवाद डायलॉग्स पर पहली बार उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है। गौरतलब है कि मनोज की बात माफ़ी मांगने पर ही खत्म नहीं हुई। इसके आगे उन्होंने सनातन धर्म और देश की रक्षा करने की बात भी कही। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, राजनीतिक दलों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। पीपल्स ग्रीन पार्टी ने भी प्रदेश में पार्टी का विस्तार करते हुए कई राजनीतिक दलों और संगठनों को साथ लाकर राष्ट्रीय ग्रीन महागठबंधन की घोषणा की है। जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में महागठबंधन के पदाधिकारियों ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की विचारधारा और रूपरेखा मीडिया के सामने रखी है। पीपल्स ग्रीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु को राष्ट्रीय ग्रीन महागठबंधन का अध्यक्ष और जनता कल्याण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा जसमेर महाराज को राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। हमारे साथ हैं ये नेशनल ग्रीन अलायंस राजस्थान की सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। नेशनल ग्रीन अलायंस राजस्थान में यूपीए और एनडीए को चैलेंज करने जा रहा है। नेशनल ग्रीन अलायंस किसी जाति और धर्म से दूर रह करके जनता के मुद्दों को, जनता के दुख दर्द को समझते हुए एक प्रॉपर कंप्लीट ब्लूप्रिंट लेकर के चुनाव के मैदान में उतर रहा है। आप देख रहे हैं भाजपा, जिसके बारे में चर्चा चल रही है आमतौर पर कि आने वाले चुनाव में भाजपा चुनाव जीत सकती है, मोदी जी की पार्टी है या हिंदू राष्ट्र लाने वालों की पार्टी है या कोई यूसीसी का नया इन्होंने शफूगा फेंका है। राजस्थान में भाजपा की सरकार कई मर्तबा आ चुकी है। इससे पहले भी वसुंधरा राजे जी की सरकार रही है, उससे पहले भी रही है। राजस्थान की जनता ने हर बार उनको धोखा खाकर के चुना और बाद में नकारा है और उनके नकारने का एक इतिहास बन चुका है। सेम कहानी कांग्रेस पार्टी की रही है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में धोखा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में उदयपुर और भीलवाड़ा के एक एक मंदिर में ड्रेस कोड लागू किए जाने के बाद अब जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में ड्रेस कोड लागू किया गया है। इस ड्रेस कोड के तहत कई परिधानों पर पाबंदी होगी। अब मंदिर में हाफ पैंट, बरमुंडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट एवं कटी फटी आदि जीन्स नहीं पहनकर आने के लिए कहा गया है। बताते चले कि कपड़े पहनने वाले लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष जयप्रकाश ने बताया है कि अभी केवल दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। अगर आप कटी फटी जीन्स पहनकर मंदिर में जाते हैं तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कानपुर देहात की। कानपुर देहात के मैथा विकासखंड के गांव बेहटा में बने प्राथमिक विद्यालय में निश्चित समय से विद्यालय तो खुल गए हैं, लेकिन बच्चे और अध्यापक विद्यालय पहुंच सकें इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बता दें कि प्राथमिक विद्यालय स्विमिंग पूल बना हुआ नजर आ रहा है। विद्यालय परिसर और बाहर तक पानी भरा हुआ है, जिसके चलते बच्चे भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। पानी में गिर जाने की संभावनाओं के साथ ही जहरीले कीड़ों का डर भी सता रहा है। बच्चे और अध्यापक के आने के बाद गांव के प्रधान को सूचित किया गया, लेकिन प्रधान इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान नहीं ले रहा है।
में पूरा 2-2 फीट पानी भरा हुआ है और काई इतनी लगी है, कोई इसकी निकासी पानी की नहीं है। और जो बाहर को अगर प्रधान जी से बोला कि इसकी नाली की खुदाई कराओ, सफाई कराओ, तो अभी तक कोई जेसीबी तो मंगा दी है पर वो खुद नहीं आया। इधर के गाँव के लोग कहते हैं हम इधर खोदने नहीं देंगे, इस साइड के कहते हैं हम इधर नहीं खोदने देंगे। कितने दिनों से विद्यालय में पानी भरा हुआ है? विद्यालय में तो जब से खुला है, जब से बारिश हो जाती है उतना तो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, वो उस तरह से ठीक से नहीं हो पा रही है। बच्चे जा ही नहीं पा रहे होंगे जब अंदर। बच्चे जा ही नहीं पा रहे। आज तो गार्जियन ने भी मना कर दिया। तो आपने अपने अधिकारियों को अवगत कराया अभी तक? हमने कल अपना जो मेरा ग्रुप है जिसमें मतलब ये समस्याएं जाती हैं, फोटो खींच के हमने कल ही डाल दी थी, जिसमें हमारे अधिकारी भी जुड़े हुए हैं। कोई जवाब मिला अधिकारियों की तरफ से आपको? अभी तो नहीं, अब मतलब फिलहाल तो उसमें हमने अपनी समस्या फोटो खींच के डाली हुई है। प्रधान जी को बराबर अवगत करा रहे हैं सुबह से। और अगली खबर मैनपुरी से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर साइबर सेल और बेवर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चले कि बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम बनकिया निवासी राहुल गौर ने थाने में शिकायत करते हुए बताया है कि एसबीआई में क्लर्क के पद पर नौकरी दिलवाने के नाम पर 12 लाख रुपए की उनसे ठगी की गई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने घटना के खुलासे के लिए टीमों को गठित किया था, जिसके बाद साइबर सेल और बेवर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद एसबीआई बैंक में नौकरी लगवाने के नाम पर होने वाली ठगी को लेकर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। राहुल गौर हैं, इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि एसबीआई में क्लर्क की नौकरी के नाम पे इनको नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया है और एक व्यक्ति ने 12 लाख रुपए इनसे ले लिए हैं और ना तो पैसा दे रहा है ना तो नौकरी की बात कर रहा है। इस पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था 420-467 का थाना बेवर में। इसकी जांच और विवेचना का कार्य साइबर सेल को दिया गया था। तो आज बेवर प्रभारी निरीक्षक और हमारे जो साइबर प्रभारी हैं उनकी टीम ने 2 लोगों को पकड़ा है। इसमें एक प्रदीप वर्मा है, सारिका वर्मा है। ये दोनों खुर्जा बुलंदशहर के रहने वाले हैं और इनके कब्जे से एक 4 व्हीलर गाड़ी, 1,10,000 रुपये नगद, 8 लोगों के जो फर्जी नियुक्ति पत्र हैं जो एसबीआई में नियुक्ति के नाम पे लिए देते थे वो, और करीब 50 लाख की फर्जी डीडी, 10 लाख की फर्जी एफडी और राज्य कर्मचारी बीमा कराने वाले जो कार्ड हैं एसबीआई के, इन्होंने फर्जी आईडी कार्ड बना रखे थे, विजिटिंग कार्ड बना रखे थे। तो ये भारी मात्रा में, इसके अलावा मुहरें जो एसबीआई की मुहर है नियुक्ति वाली वो भी बरामद हुई हैं। इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ये किसी भी बेरोज़गार लोगों को टारगेट करते थे और ये उनको फर्जी नियुक्ति पत्र भी देते थे और पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया भी अपनाते थे। उनका इंटरव्यू लेते थे और इसके बाद फिर उनको नियुक्ति पत्र भी दे देते थे और जैसे ही उनसे पैसा ले लेते थे नियुक्ति पत्र देने तक, इसके बाद जिस नंबर से उनके कांटेक्ट रहते थे उस नंबर को बंद कर देते थे और कोई अगला निशाना बनाते थे। तो इस तरह से हमारे जो राहुल गौर हैं, इनके अलावा लगभग 25 से 30 लोग जो अभी तक जाने। अगली खबर आगरा से सामने निकल कर आ रही है। आगरा में सिंचाई विभाग का आपको बताते चले कि सर्किल कार्यालय आजकल स्ट्रीट डॉग के लिए आरामगाह बना हुआ है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कार्यालय में पहुंचने वाले अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी नदारत हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कार्यालय की कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं और कार्यालय में कुत्ते आराम फरमा रहे हैं। सर्किल कार्यालय के 3 कमरों में यही नज़ारा देखने को मिला। कुर्सियां खाली नजर आईं और कुर्सियों के सामने कुत्ते आराम फरमाते हुए नजर आए। सिंचाई विभाग के सर्किल कार्यालय और डिवीजन कार्यालय में कुछ कर्मचारी नजर आए, लेकिन वो कर्मचारी भी मुंह में गुटखा चबाते पंचायत में मशगूल दिखे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि थाना कोतवाली शहर बिजनौर के हरिद्वार रोड पर एक पेट्रोल पंप पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब पेट्रोल पंप पर एक कर्मचारी के साथ भीड़ की शक्ल में आए
और लोगों ने जमकर मारपीट की है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल डलवाने आए बाइक सवार ने कर्मचारी को पेट्रोल गलत डालने को लेकर धमकाया। पेट्रोल कर्मचारी ने कहा कि पेट्रोल सही डाला है और कुछ कहा सुनी हो गई, जिसके बाद इन दबंगों ने पेट्रोल कर्मचारी को जमकर मारपीट की है। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। उस घटना के बाद थाने में पूरी तहरीर दी गई है, शिकायत दी गई है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मध्य प्रदेश में इंदौर के खुडैल क्षेत्र में 3 मुस्लिम युवकों ने जनजाति समाज के मकान मालिक की 13 साल की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। पुलिस ने तीनों आरोपी गुड्डू खान, ईदू खां और शेख को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को पुलिस प्रशासन ने आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाया है और बुलडोजर चलाकर मकान को ध्वस्त कर दिया है। तीनों आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। इस निर्माणाधीन मकान में 3 मजदूरों के रूप में काम करते थे। यहीं पर तीनों ने मकान मालिक की 13 साल की बेटी का अपहरण करके उसके साथ बारी बारी से गैंगरेप किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुशीनगर के पडरौना कोतवाली क्षेत्र के चिरई हवा गांव में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे और सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर पहुंचे, जिसके बाद अरविंद राजभर ने अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री अरविंद राजभर गांव में कुछ दिन पहले हुई हत्या के पीड़ित परिवार से मिलने गए थे। रविंद्र राजभर के अनुसार पीड़ित परिवार से मिलकर निकलते समय सैकड़ों लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी और उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान एसएचओ से लेकर एसपी को फोन किया गया, लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला। कहा कि सर यहाँ बार बार धमकी भी दी जाती है कि अगर हमारे खिलाफ गवाही दोगे तुमको भी जान से मार दिया जाएगा। मैं वहां से निकलने के उपरांत गांव के ही पहले अब बहुत हमको लगता है 100 से ज्यादा की संख्या में लोगों ने आकर के घेर लिया, दोनों गाड़ी को घेर लिया। घेर करके गाड़ी के साथ भी गाड़ी पर लोगों ने हाथ मारा, लाठी मारा, जिससे हमारी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई, 2 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई। हमारी सुरक्षा में जो प्रशासन चलती है, जो मेरे साथ चलती है, शासन द्वारा जो प्रदत्त हमारी सुरक्षा है, उनसे भी हाथापाई हुई। उन लोगों ने भी बचाने का प्रयास किया, लेकिन 40 मिनट तक लगातार ऐसा होता रहा। 40 मिनट के बीच में ही हमारे पीएसओ ने लगातार एसपी को फोन किया, सीओ को फोन किया, इंस्पेक्टर को फोन किया, लेकिन किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। हमारी प्रशासन ने, हमारी जो सुरक्षा में लगे हुए प्रशासन के लोग हैं, उन लोगों ने हमको उस भीड़ से 40 मिनट बाद निकाला। थाना कोतवाली पडरौना अंतर्गत ग्राम चिरैयवा में कल दिनांक 7 जुलाई को माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी ग्रामीणों से मिलने हेतु गए थे, जहां उनके द्वारा संवाद स्थापित किया गया। जहां से आने के पश्चात उनके द्वारा यह तथ्य प्रकाश में लाया गया कि वहां पर कतिपय ग्रामीणों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। इस संपूर्ण प्रकरण में सभी पक्षों, सभी तथ्यों पर गहनता से जांच करते हुए। और अगली खबर बहराइच से है, जहां प्रेमिका से मिलने गए एक युवक की बांके से काटकर निर्मम हत्या करने का मामला सामने निकल कर आया है। बताया जा रहा है कि महिला के परिजनों ने युवक को आपत्तिजनक हालत में प्रेमिका के साथ देखा, जिसके बाद महिला के पति और परिजनों ने मिलकर प्रेमी की हत्या कर दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के ककरा नेवादा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का मामला अभी थमा भी नहीं था कि कानपुर देहात में भी ठीक वही मामला देखने को मिला है, जिसमें शादी, नौकरी, बेवफाई और फिर धमकी
की खबरें सामने निकलकर आई हैं। बताया जा रहा है कि पत्नी की लगन देख उसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने का सपना देखने वाला पति आज दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और पत्नी की पढ़ाई में लिए गए कर्ज की भरपाई मजदूरी करके पूरी कर रहा है, जिसके चलते परिवार परेशान है और आस लगाए बैठा है कि किसी तरह बेटे का परिवार पहले की तरह घर वापस आ जाए। जब इस पूरे मामले पर अर्जुन की पत्नी सविता मौर्य से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।